Namaste. Welcome to Current Affairs with Jyotsna Sharma, my exclusive show on ITV Gold that focuses on current affairs and events that relate to your happy, healthy and successful existence. And of course, topics that intrigue you and interest you are fully covered here. Today again, I'm back with another debate on Gujarat elections. The Legislative Assembly election in Gujarat is scheduled to be held from 1st to 5th December 22 in two phases, and to elect 182 members of 15th Gujarat Legislative Assembly. This big game is going to happen. Interest is created. Lot of battles, lot of wars of words are happening right now in Gujarat. Lot of big campaigns are happening. But what would be the fate eventually is yet to be decided. And of course, the results would be coming on 8th of December. Today, I have 4 panelists in my studio. They are virtually available, of course, who would participate. My first panelist is Mr. Rajendra Dechpalli. He is the senior member of Overseas Congress. He is based out of New Jersey. And second panelist is Virendra Vashisht. He is the Secretary, Indian Overseas Congress Department, AICC former secretary, and NSUI, that is Student Wing of Congress Party. He is in charge of Gujarat State and ex-secretary IYC PNPI. The third panelist is Digant Sompura. He is the BJP coordinator for international relations, and he is also the consulting editor for News India Times USA. And then we have Nirav K. Patel. He is the former Gujarat State ABVP leader, and he is based out of Chicago right now in USA. So all 4 of you, very warm welcome to this special debate. Rajendra ji. Namaskar. Namaskar to all the ITV viewers and my fellow panelists. Thank you for bringing me on. We hope हम सब लोग एक पॉजिटिव डिबेट करना चाहते हैं गुजरात की इलेक्शंस के ऊपर और गुजरात की आम जनता के लिए. नीरव पटेल जी, आपकी तरफ से भी वेलकम रिमार्क्स ले लेते हैं पहले. नमस्कार एवरीवन. नमस्कार ITV फॉर सेटिंग अप थैंक यू ITV फॉर सेटिंग अप दिस डिबेट. और मैं आप सभी पैनलिस्ट का भी बहुत ही वेलकम करता हूं आप सबको ये पैनल में. एक्चुअली मेरा माय हिंदी एंड इंग्लिश इज लिटिल बिट मिक्स, सो आई एम अपोलोजाइज in beginning, so all right, please forgive me if I made some mistake. Thank you. And Virendra Vashisht, आप दिल्ली में हैं इस समय. ऑफ कोर्स गुजरात इलेक्शन के लिए ग्राउंड से बोल रहे हैं, मतलब भारतवर्ष से बोल रहे हैं, जो कि ये ग्राउंड हमारे लिए, क्योंकि हम NRI होकर के बाहर से डिबेट कर रहे हैं. नमस्कार, गुजराती में हूँ तो खूब खूब आभार करूँ छू. ITV के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार. सबको लोकतंत्र का पर्व गुजरात में चल रहा है और सब लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें. उनको मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का. इस बार अच्छी सरकार और कांग्रेस आवे छे का नारा हमने दिया है, जो कि सच्चाई होने वाला है 8 तारीख को. चलिए. और दिगांत सोमपुरा, आप बैठे हैं इस समय गुजरात में. आपकी तरफ से भी वेलकम रिमार्क्स ले लेते हैं पहले. नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं. मैं अहमदाबाद में हूं, गुजरात में हूं और बीजेपी इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट का मैं यहाँ एक कोऑर्डिनेटर हूं. चुनाव का भी माहौल अभी बड़ा अच्छा जमा हुआ है, तो अभी बात अपने शुरू करें गुजरात इलेक्शन के लिए. ज्योत्सना जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. हम जब डिबेट करते हैं तो हम आप लोगों को इनकी सहमति और असहमति दिखाएंगे. मतभेद हो सकता है विचारों में, पर हम जो है मनभेद नहीं कराना चाहते, तो वो रिस्पेक्ट रखते हुए डिबेट करेंगे. मेरे कोई अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं है. जो भी मैं कमेंट करूंगी आपके वक्तव्यों पे ही करूंगी. मेरा पहला सवाल जो है एक कमेंट के साथ है, जो दिस इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने वेडनेसडे को ये बोला, ही इक्वेटेड द कांग्रेस विद कास्टिज्म, नेपोटिज्म एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स, हिटिंग आउट एट द ऑपोजिशन पार्टी, holding it responsible for ruining the country and the state. नरेंद्र मोदी जी ने सीधा वार किया कांग्रेस पार्टी पर. नेपोटिज्म की बात की, कास्टिज्म की भी बात करी और देश को बांटने की भी बात करी. मैं राजेंद्र दिचपल्ली आपके पास पहले जाना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि कितने सहमत हैं आप नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट से और कितने असहमत हैं. थैंक यू ज्योत्सना जी. पहली बार तो अभी गुजरात में कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ज्यादा है और प्राइम मिनिस्टर को भी अभी पद लेकर 8 साल से ऊपर है. आज तक
मैंने प्रधानमंत्री को अपने डेवलपमेंट पॉलिसीज, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हुए नहीं देखा है। हर बार क्रिटिसाइज करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का नेपोटिज्म है, कांग्रेस डिवाइड करी है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हम 70 साल में भारत को एक मजबूत देश बनाया है, एक सब लोगों को इकट्ठा लेकर गए हैं हम। और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो देश बहुत नाजुक स्थिति पर है। माइनॉरिटीज बहुत डरा हुआ है, दे आर वेरी इनसिक्योर, उन लोग को अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री आज देश में। In Gujarat, it is 12.5% amongst the. Sorry to interrupt you here. मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि जो उन्होंने बोला उस पे आपका क्या मत है, क्योंकि हम इस डिटेल डिस्कशन में जाएंगे बाद में। मैं प्रधानमंत्री से ये आशा कर रहा था कि वो अपने अचीवमेंट्स बताए, अपने गवर्नमेंट का अचीवमेंट्स बताए, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप का अचीवमेंट्स बताए। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री मुझे बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि कभी भी अपने पद का एक जो सोबरनेस है, जो एक प्रधानमंत्री पद का एक डिग्निटी है, वो अपहोल्ड करने के लिए फेल होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए, थैंक यू। मैं दोबारा बिलो द बेल्ट बात करना ये अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी में। हम एक पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। और मेरी प्रार्थना ये है कि अभी the BJP and the Prime Minister should learn, even now at least, to talk positively and to talk for the people. यही मेरी आशा है। Thank you for the answer. We'll move on. Nirav Patel, what is your take? I think प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं ना, वो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज बोल रहे हैं आज, और वो ठीक लैंग्वेज है। ये एक कॉमन मैन जो समझता है और वो जो उसने जो देखा है वो वही बात बता रहे हैं। रही बात डेवलपमेंट की, तो ये एक ट्वीट और एक नोट के लिए आप ये क्वेश्चन कर रही है। उन्होंने अपने सारी की सारी स्पीच में डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट की ही बात की हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन को हम पढ़कर हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के ऊपर वार किया है। देयर इज नो, कांग्रेस के ऊपर कोई सीधा वार है नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर कंपटीशन में ही नहीं है, तो फिर वहां सीधा वार हो ही कैसे सकता है उनके ऊपर। चलिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो अपने 60-70 साल का जो एक कॉमन मैन का भारतीय कॉमन मैन का जो एक एक्सपीरियंस है वो बताया है कि कांग्रेस ने हमेशा लघुमती की, कास्टिज्म की और नेपोलिटिज्म की यही बात की है। इसके सिवा तो कुछ कही नहीं, और ये सब लोग जानते हैं। चलिए, थैंक यू। मैं अब वीरेंद्र वशिष्ठ आपसे जानना चाहूंगी। आप बैठे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आप बैठे हैं और आप साथ में दिगांत हैं। इसी स्टेटमेंट पर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में प्रधानमंत्री तो बनकर जाते नहीं हैं, वो भाजपा के और आरएसएस के प्रचार मंत्री बनकर जाते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, और उनकी जो पार्टी के लोग कहते हैं उसी भाषा में कहूंगा कि ये मात्र एक चुनावी जुमला है। ये कैसे संभव है कि एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पिता पुत्र भाजपा के राजनीति ना कर रहे हों, क्योंकि कांग्रेस इनसे चुनाव में केवल एक चीज जानना चाहती है। चुनाव राज्य के विकास के लिए होते हैं, राज्य में सुरक्षा के लिए होते हैं, राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के लिए होते हैं, राज्य के लोगों की शिक्षा के लिए होते हैं। चुनाव के बाद जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, 27 साल भाजपा को वहां शासन होते हो गए हैं। अगर मुझे कोई बता पाए कि 27 सालों में भाजपा के शासन में एक भी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, शब्दों का ध्यान रखना, एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल भाजपा के शासन में खुला हो, जिसकी नींव भी इन्होंने रखी हो और जिसमें लोग इलाज करवाने लगते हैं। चलिए, मैं गुजरात डेवलपमेंट की ज्यादा वीरेंद्र जी, ज्योत्सना, मैं इस वक्तव्य पे कहना चाह रहा हूँ ना कि क्योंकि ये क्यों झूठ है, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं कि एक भी सरकारी बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना पाए। 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, आदिवासियों की शिक्षा पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, साइंस और उस इंग्लिश की शिक्षा पर। 700 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कि एक ही टीचर कंट्रोल करता है। जहां ये हालात हो, क्या वहां
जब हम पूछते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बताइए भाजपा के लोग, तो भाजपा के लोग, अब हम इसमें विश्वास नहीं करते कि कोई भी है कि आज राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में क्यों है, कल्याण सिंह का बेटा राजनीति में क्यों है, अनुराग ठाकुर कौन है, मतलब एक भी स्टेट के, हर स्टेट के नाम लेने लगूं तो वो हो जाएगी। क्या वंचितों की बात करना, क्या जिनको न्याय नहीं मिला है उनके न्याय के लिए, उनके अधिकारों के लिए आगे आना राजनीतिक नेता का कर्तव्य है या नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आता इनको क्या। धन्यवाद वीरेंद्र जी, समय का थोड़ा अभाव है, वन स्टेप एट अ टाइम में दोबारा आऊंगी। जो मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान आजाद भारत है, ये देश भारत के संविधान और उसके विधानों से चलेगा, ना कि किसी के अभिमान से चलेगा। धन्यवाद। ऑलराइट, थैंक यू। समय का अभाव है क्योंकि मैं चाहूंगी थोड़े क्रिस्प आंसर्स आप दें ताकि हम आगे बढ़ पाएं। हम दिगांत, आपसे भी इसका मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी इस पे पहले। नमस्कार सबको। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न भी करा है। अपने साथी जुड़े जो डिबेट में हैं उन्होंने भी अच्छी बात कही है, लेकिन मैं गुजरात में हूँ, 10 साल अमेरिका रहा हूँ, काफी मुल्कों में मैं घूमता हूँ, विदेशों में मैं घुमा हुआ हूँ, और मैंने जो महसूस किया है, एक बात मैं आपको बताऊं ज्योत्सना जी, कि डेमोक्रेसी की एक डिसेंसी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सबको साथ लेके चलना। गुजरात में पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यही एक प्रमाण है कि गुजरात में बीजेपी में लोगों को विश्वास है। पिछले 8 साल से केंद्र में जो मोदी सरकार जो बैठी हुई है, तो आप देखिए कि दिन प्रतिदिन बीजेपी में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो ये कोई एक मुद्दे की बात से नहीं जुड़ रहा है, कोई किसी का विश्वास जो विकास के साथ जुड़ा है, और बीजेपी में उनको जो एक अनुमति उनसे मिली है, तो उनके साथ ये बीजेपी में इतना बढ़ावा उनका होता जा रहा है। अस्पताल की जो बात करें तो मैं आपको बताऊं कि 2 बार मुझे एक्सीडेंट हुआ है। 25 साल पहले एक बार हुआ था, बहुत काफी गहरा एक्सीडेंट हुआ था, 2 साल पहले हुआ। 25 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं सिविल हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट ली थी, अहमदाबाद की सबसे बड़ी हॉस्पिटल जो कही जाती है एशिया की, वहां मैंने ट्रीटमेंट ली। वहां मैंने महसूस किया, 2 महीना मैंने हॉस्पिटल रहने के बाद देखा कि अगर मुझे कुछ सिंपल फीवर भी अगर आएगा तो मैं ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल आऊंगा। इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने सिविल हॉस्पिटल में महसूस किए। आज सिविल हॉस्पिटल में आप देखिए 1200 बेड की हॉस्पिटल नहीं बनी है, एक स्टेट ऑफ आर्ट जो कह सके उस टाइप का एक नया मॉडल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल को उन्होंने भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा रिनोवेट किया है। रही बात एक महंगाई के मुद्दे की, काफी लोग महंगाई के मुद्दे के लिए भी गुजरात को पहुंचते हैं, तो महंगाई एक ग्लोबल अभी इश्यू बन गया है। आज आप गुजरात में आइए, आपको कहीं महंगाई का महसूस किसी को नहीं लगेगा। आप रात को देखिए, लोग अच्छी तरह से घूम रहे हैं, उनका शौक तरीका भी उनको कभी चेंज नहीं हुआ है। महंगाई थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन साथ में विकास भी रहता है, तो उनकी आमदन भी बढ़ती रहती है, तो सब कुछ यहाँ अच्छा हो रहा है। मैं यहाँ खुद देख रहा हूँ। मैं ये भाजपा एक इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से नहीं, लेकिन अगर मैं आम नागरिक तौर से भी मैं बताऊंगा तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, और माहौल अच्छा है इसका वजह भी ये है कि 27 साल से भाजपा को लोग अच्छी तरह से उनको स्वीकार किया है। ज्योत्सना जी, ऑलराइट, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं आपके अपने वक्तव्य हैं, मत हैं कि कहीं आप अग्री कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों से, लगता है। ऑफ कोर्स राजेंद्र जी का अपना सवाल है और वीरेंद्र वशिष्ठ का सवाल उस पर है कि डेवलपमेंट की बात ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरों पे ब्लेम क्यों कर रहे हो। जब सक्सेस अगर हो रही है इतनी 27 साल से, तो उसको हाईलाइट करो। अब मेरा दूसरा सवाल आता है राहुल गांधी जी पे। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा मुद्दा, अच्छा एक स्टेप, एक पहल उन्होंने की और उसके साथ वो शुरू किया उन्होंने। पर भारत जोड़ो यात्रा करते करते गुजरात पहुंचने में देर हो गई उन्हें। ऐसा क्योंकि बाद में आकर के कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं राहुल जी। क्या कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा विश्वास है कि अभी राहुल गांधी जी की जरूरत नहीं है गुजरात के कैंपेन में ज़्यादा? राजेंद्र जी, ये गलत बात है ज्योत्सना जी। राहुल जी गए थे गुजरात अपना भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक करके, और कैंपेन भी किया, एड्रेस भी किए, और हमारे मैनिफेस्टो भी देखिए कांग्रेस का, उसमें रिलीज किया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में हम 10 लाख जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, और हम करेंगे भी, क्योंकि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस गवर्नमेंट, जो गुजरात की गवर्नमेंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स इज क्रिएशन अनएम्प्लॉयमेंट, 12.5 हाईएस्ट इन, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। और एलपीजी सिलेंडर को हम 500 रुपीस रिड्यूस करके देना चाहते हैं।
हम फार्मर्स को 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं और 3 लाख वेवर ऑफ 3 लाख के नीचे जो भी लोन्स है फार्मर्स को हम वो वेव करना चाहते हैं और फ्री एजुकेशन फ्रॉम पीजी टू केजी हम देना चाहते हैं। ये सब हम मैनिफेस्टो में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को लेकर हम जनता में जा रहे हैं। हम कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो विजन है गुजरात के लिए, हमारी जो काम करना चाहते हैं, जो हम दूसरे राष्ट्रों में करे हैं, वो हम लोगों के बीच पर लेकर जाना चाहते हैं हमारे मैनिफेस्टो के साथ। और यही हमारी सबसे पॉजिटिव मेरा सवाल दरअसल ये है कि राहुल गांधी जी ने अपनी लेट एंट्री क्यों की है गुजरात में? मतलब कैंपेन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्या उनकी इतनी जरूरत नहीं है वहां, या अभी पूरा देश जोड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स वो जैसा मैंने बोला है ज्योत्सना जी, राहुल जी गए थे गुजरात को और मैनिफेस्टो रिलीज किए थे और पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस करे थे, लेकिन ये जो भारत जोड़ो की यात्रा है, ये आपको मालूम है 3 महीने पहले से शुरू हुआ है और ये अभी फॉर अस पार्टी के लिए और देश के लिए अभी एकता रहना, जो यूनिटी है, माइनॉरिटीज में जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, उसको निकालना जरूरी है। हमको गुजरात इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा देश की एकता हमारी पार्टी के लिए जरूरी है और वही राहुल जी ने फोकस कर रहे हैं। देश को कैसा इकट्ठा करना है, देश को एकता कैसे हम एकता कर आगे लेकर जाना है, वो हमारी विजन है। Got your point, राजेंद्र जी। let me take दिगांत inputs also। दिगांत सोमपुरा, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप तो बैठे हैं गुजरात में, कैसी लहर है, क्या हो रहा है गुजरात में? अभी जो चुनाव का माहौल आप वहां से देख रही है, उससे काफी अच्छा यहाँ माहौल अच्छा बना हुआ है। एज ए जर्नलिस्ट भी मैं जहां भी जाता हूं तो वहां एक अलग ही रवैया देखता हूं, एक अलग ही माहौल इलेक्शन का मैं महसूस कर रहा हूं। जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी क्यों गुजरात नहीं आए जी। गुजरात के प्रवास में मैं जहां जाता हूं तो लोगों का एक अच्छा एक बीजेपी तरफी एक माहौल बना हुआ है और कई लोगों का कहना ये है कि भी गुजरात में राहुल आ जाए या कल आए या लेट आए या जल्दी आए, जब भी आए वो भाजपा के प्रचार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो ये भी उनकी एक अच्छी, या जैसे कहे आप कि भी गुजरात में राहुल गांधी आते हैं तो फायदा बीजेपी को होता है। ये एक बहुत अभी ग्राउंड लेवल की एक रियलिटी बन गई है ज्योत्सना जी। ये तो आप क्या कहते हैं, आपका सरकाज़म मुझे लगता है बड़ा अलग तरीके से जा रहा है। वीरेंद्र वशिष्ठ, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि जिन्होंने कहा कि महंगाई नहीं है, तो एक बार अपने घर के नजदीक बैठे काम वाले से पूछ लें, उस मजदूर से, कि महंगाई है या नहीं गुजरात में। जिन्हें लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, तो जो हालात हो चुके हैं गरीब के, आदिवासियों के, शिक्षा के, तो उन पर जानकारी ले लें। जब गुजरात में घूमने जाएं तो एक बार गांव के हालात देख लें कि 27 साल में क्या होते जा रहे हैं। हाँ, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि 3 चीजों को गुजरात के इलेक्शन से हटा दिया जाए तो भाजपा के पास कुछ नहीं रहेगा। धार्मिक मुद्दे, जातीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, ये केवल इन बातों पर लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं। हम इनसे बात करना चाहते हैं कि आप बताएं कि आप तो वीरेंद्र जी, आपका चर्चा करके तैयार हैं। आपका ये सवाल आप पूछ रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी जी जो हैं, वो आपके जो लीडर हैं, आ रहा हूं क्योंकि बीच में 2-3 बातें ऐसी हो गई कि उनका जवाब एक बार सीधा, क्योंकि देखिए हम इस पे भी आएंगे, मैं आगे भी ले जाऊंगी उन टॉपिक्स पर। क्या है ना कि सवाल का सीधा आंसर लेके आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना जी, आप और हम संचार क्रांति के समय में बैठे हुए हैं। अभी मैं भारत में बैठे आपसे डिबेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं अमेरिका में हूं। आप हिंदुस्तान की भारत जोड़ो यात्रा आज हर गांव में सुबह अगर टीवी खुलता है तो भारत जोड़ो यात्रा के साथ खुलता है। तो राहुल जी गुजरात के इलेक्शन में भारत जोड़ो यात्रा के संदेश के साथ हैं। पूरा गुजरात देख रहा है कि एक व्यक्ति भारत के न्याय के लिए, भारत में न्याय हो, सबके साथ हो, उसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा है। और जब शुरुआत हुई थी तो वो शुरुआत हुई थी
1 लाख लोग उनके साथ चल रहे थे। अब 2 से 3, 4, 5 ऐसे लाखों का हुजूम उनके साथ चलने लगा है। जहां से यात्रा जाती है वहां ऐसा लगता है कि भारत में एक क्रांति का जोर चल रहा है। तो जिनको ये लगता है कि राहुल जी नहीं है, वो हर गांव में गुजरात में जाकर देख लें कि सुबह लोग आजकल टीवी में सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं। और इसलिए गुजरात में हमारा नेतृत्व अपना संदेश दे रहा है और राहुल जी वहां की चर्चा वहां के लोगों के साथ समय समय पर कर रहे हैं और चुनाव को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज पहला विषय भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो, भारत के अंदर जो हालात हैं, क्योंकि चुनाव भी आएंगे। हमने जब यात्रा शुरुआत की तो हमने कहा कि ये यात्रा भारत के लिए है, तो हमने प्राइमरी चीज भारत को रखा है। चलिए, आपने भारत को सामने रखते हुए साथ में गुजरात के इलेक्शन क्योंकि हो रहे हैं तो वो भी नजरिए में है, पर भारत जोड़ो यात्रा एक बड़े पर्सपेक्टिव से हम आए ना ज्योत्सना जी। अभी वो तो समझ गए, इतनी अच्छी रैली करके गए हैं, लाखों का हुजूम था उनको सुनने के लिए। तो हम कैसे कहते हैं कि राहुल जी नहीं है? इन लोगों को मजाक और जुमले करने की आदत है। हम पर निंदा में विश्वास नहीं करते हैं। हम गांधी की पार्टी हैं, सबकी सम्मान करने में विश्वास करते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर दोज इनपुट्स। दिगांत, सॉरी नीरव पटेल, आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? ज्योत्सना जी, हम लोग गुजराती है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत हंस के होनी चाहिए, तो पूरा दिन हंसते जाता है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना वीरेंद्र जी और राज जी के, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो लोग सुबह सुबह सबसे पहले देखते हैं, तो इसका रीजन गुजरात में तो यही है कि वो एक कॉमेडी शो है, उसको देख के हंसते हैं। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कॉमेडी शो थोड़ी, देश जोड़ने की बात हो रही है। और देखिए, ये बात थोड़ा मैं इस पे असहमति दिखाऊंगी कि राहुल गांधी एक डेफिनेटली एक मैसेज लेकर के चल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक अपने आप में एक चीज है कि भाई सब लोगों को जोड़ा जाए कहीं ना कहीं। अब इसमें हंसने वाली बात कैसे हो सकती है? वो अच्छी बात है, मगर इतने सालों से जिस कांग्रेस ने भारत को तोड़ा है अलग अलग जाति, धर्म और छोटे छोटे संप्रदायों में, तो वो जोड़ रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, वो सीख रहे हैं। यही काम हमारे जो नेता थे पहले, आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी भी ऐसी यात्रा में जुड़े, और ऐसी तो कई यात्राएं की हुई है ये नेताओं ने, तब जाके वो इस एक्सपीरियंस पे हवाई जहाज में कैंपेन कर रहे हैं, कभी पैदल नहीं चले। तो उनको देखिए, राहुल जी पैदल नहीं चल रहे हैं, और आप और मैं हम सब जानते हैं, और हमने काफी बार उनको गाड़ियों में भी देखा हुआ है, और गांव टू गांव पैदल नहीं जा सकते हैं। पहले तो कोई भी बीजेपी लीडर को 25 किलोमीटर रोज वॉक करो बोलो, देखेंगे हम। देखिए आप अभी लगातार अभी 80 डेज हो गया है, कंटिन्यूसली 80 डेज हो गया है। नॉलेज रिफ्रेश कीजिए। मैं खुद कितने किलोमीटर चला हूँ कई सारे नेताओं के साथ, तो ये आप पीछे जरा जाकर देखिए, ये गाड़ियों का जमाना 4-5 साल से आया है। चलिए, और कांग्रेस पहली इतने बड़े नेताओं को आज रोड पे उतरना पड़ रहा है। ये हमारे आजाद देश में पहली नेता है जो इतने सालों की मेहनत है उनकी, देश की एकता के लिए इतने अच्छे काम किए हुए हैं, तो भी आज उनको रोड पे उतर के गांव टू गांव उनको चलना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि उनको आज भी प्रूव करना पड़ रहा है कि उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ काम नहीं किया है। नीरव पटेल, नीरव, आई वांट टू इंटरप्ट यू हियर। नीरव पटेल, बहिष्कार हुआ। नीरव जी सुनिए, जब कोई नेता अपने देश की भूमि पर पैदल चल रहा है और आम इंसान से मिल रहा है, आपका ये पॉइंट कहना कि देखो उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं, नेता तो वही अच्छा है जो पैदल चल के अपने जनमानस की सुध ले सके। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है आपका, अगर आप ये कहते हैं कि राहुल जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और उनको पब्लिक में जाना पड़ रहा है इस तरीके से। अगर बीजेपी के शीर्ष नेता वो भी पब्लिक से अगर कट जाएंगे, अगर पैदल नहीं चलेंगे, मिलेंगे नहीं, तो वो भी आगे कहीं नहीं जा पाएंगे। देश में एक ही नेता है जो गाड़ी की बात कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नहीं है कि वो आपके लीडर कोई भी नहीं किया अभी तक, ना पहले किए हैं ना आगे भी कर सकते हैं।
उसके लिए देशवासियों के ऊपर प्रेम रहना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, देश की एकता को बचाने का, और एक फिटनेस लेवल भी रहना चाहिए जो राहुल जी में है। चलिए राजेंद्र जी, अब नीरव जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगी। हाँ बोलिए नीरव जी, आप क्या बोल रहे हैं, आप कल्मिनेट कीजिए अपने स्टेटमेंट को। नीरव पटेल जी। जी। तो राहुल गांधी जी जो पैदल चल रहे हैं, और वो ये सब एक दिखावा है, वो 100% उतना पैदल नहीं चलते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख की जो वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं ना, नहीं उतने लोग, आप काफी सारे वीडियो है जिसमें लोग नहीं है, कोई नहीं चल रहा उनके साथ, वो भी आप देखिए। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी ने जो अभी तक किया है ना, जो भारत को तोड़ने की बात की है, वो आज जोड़ने के लिए लगे हैं। वो अच्छी बात है, क्योंकि उनको उसका प्रायश्चित हो रहा है। ये राहुल गांधी जी की प्रायश्चित यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की प्रायश्चित यात्रा है। चलिए मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी एक सवाल और इस ऑडियो विजुअल के साथ। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है, बीजेपी 27 साल से गुजरात में है और हैवी कैंपेनिंग के लिए आप बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और जो इसके साथ ऑडियो चल रहा है कि घर घर भगवा लहराएगा, हम हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा के जाएंगे। जहां आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बीजेपी, ये पुरजोर ये जो कैंपेन हो रहा है, कम से कम ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ हिंदुओं को ही जगाने की बात हो रही है, देश को जगाने की बात क्यों नहीं हो रही? दिगांत, मैं आपसे पहले इसका आंसर चाहूंगी। आपने अभी जो वीडियो दिखाया वो गुजरात के सूरत पार्ट का ये वीडियो था। बहुत अच्छा वीडियो आपने दिखाया, बहुत अच्छी बात करी। भगवा की बात की आपने, साथ में एक नारा और भी लगा हुआ था, राम राज्य आएगा। राम राज्य, आज भारत में कई अच्छी चीजें मुहावरे के साथ लगी हुई। राम राज्य का मतलब क्या है कि सबको सुकून हो, सबको शांति हो, समाज के सभी लोगों को एक अच्छा प्रशासन की अनुभूति हो। तो इस प्रकार से अगर बीजेपी एक सुशासन लाने की बात गुजरात में, और अच्छा शासन लाने की बात अगर कर रही है, तो उसमें राम राज्य का नाम आ गया, तो उसमें मैं सोचता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। राम राज्य होता है तो उसका मतलब ये भी है कि भी सबका विकास, विकास माने कि भी सबका विकास है। तो उसमें ये कोई स्पेसिफिक कोई किसी और कोई आप अपने सोच के चले, वो ये बात गलत है। हम हिंदू राम राज्य में सब कोई आ जाता है। हम हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू को जगा के जाएंगे। सिर्फ हिंदू ही जगाने, हिंदू जगाने आए हैं, ये जो नारा है, तो ये भी मैं सोच रहा हूँ कि कोई गलत नारा नहीं है। आज हिंदू राष्ट्र की बात अगर जो भारत की हो रही है, और उसमें साथ में अगर ये हिंदू जगाने आए हैं, तो हिंदू जागेंगे तो सब कोई साथ में जागने वाले हैं। एक जागेगा तो सब कोई जागे, जो सो रहे हैं उसको भी हम लोग जगाएंगे। एक हिंदू जागेगा तो दूसरे 10 लोगों को भी उठाएगा। वीरेंद्र वशिष्ठ, आप क्या बोलना चाहेंगे? ज्योत्सना जी, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं उन सब से एक आग्रह पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सरदार पटेल को अपना सब नेता मानते हैं या नहीं? एक बार आप सबसे पूछ ले, फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। यस एब्सोल्युटली। नीरव भाई? यस एब्सोल्युटली। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सरदार पटेल सबके नेता है। चाहता हूँ जी, जो ये नई बात नहीं है आरएसएस बीजेपी की। माननीय सरदार पटेल जी ने जब इन पे गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगाया था, आपको पता है कि कौन सी 2 कंडीशन रखी गई थी इनको बैन अपलिफ्ट करने के लिए? कि आपको भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा और भारत के झंडे का सम्मान करना पड़ेगा।
तो ये नई बात नहीं है। इनको हमने पहले भी, सरदार पटेल जी के अनुयायी हैं हम, पहले भी इनको संविधान की भाषा सिखाई थी। आज फिर इस मंच का प्रयोग करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भारत के संविधान की रक्षा करके रहेगी और तिरंगे को एक रंगा नहीं होने देगी। भारत का तिरंगा तिरंगा ही रहेगा। वीरेंद्र चाहे जी, भारत का तिरंगा तो तिरंगा ही रहेगा, उसमें तो इधर पैनलिस्ट भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। झंडे की बात तो झंडा हमारी शान है, वो तो वही रहेगा, तिरंगा ही रहेगा। ज्योत्सना जी, ये जो धर्म पर हर राजेंद्र जी, मैं आप पे आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी, रुकिए इसका जवाब देता हूं। जी। मैंने पहले कहा कि भाजपा के लोग विकास की बात नहीं कर पाएंगे। एक जाति, एक धर्म और एक संप्रदाय विशेष का मुद्दा लाना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश एक बहुत नाजुक स्थिति पर है। हर एक जो पिलर है डेमोक्रेसी का, वो वीकन हो रहा है, चाहे वो मीडिया हो, लेजिस्लेटिव हो या जुडिशियल और लॉ एंड ऑर्डर। सब, ऑलमोस्ट सब पिलर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये जो गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रही है, जैसा कि अदानी के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीयों को अपना संविधान मिला है और झंडा निशान तिरंगा मिला है। हम दोनों की रक्षा करेंगे, जवान और किसान गुजरात का, सबके लिए काम करेंगे। आने वाली कांग्रेस की सरकार हर एक गुजराती की सरकार होगी, ना कि दो गुजराती की। थैंक यू। एंड हम दो और हमारे दो की सरकार, हम सब गुजरातियों की सरकार बनाना चाहते हैं। उसी के साथ में गुजरात के हर नागरिक से निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र का पर्व गुजरात में चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और लोकतंत्र की विजय हो। इसलिए आप अपने दिल की सबसे अच्छी कांग्रेस की सरकार को चुनें। जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात। नीरव पटेल, मैं आपसे आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहती हूँ। आप बिफोर वी क्लोज दिस डिबेट, समय का अभाव है, आप जल्दी से क्विकली अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। ITV गोल्ड चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर सेटिंग अप दिस हेल्दी डिबेट। और ज्योति जी, आपने अच्छे से इसको मॉडरेट किया। मैं आपके माध्यम से गुजरात की जनता को और NRIs को भी बताना चाहता हूँ कि वो जिस बात का इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से, वो 8 दिसंबर को वो रिजल्ट आएगा और गुजरात में फिर से भाजपा के मुख्यमंत्री वहां पर शपथ लेंगे और ये बार भाजपा 150 से भी ज्यादा सीट जीतकर वो प्रचंड बहुमती से फिर से सत्ता में आएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी जो पैनलिस्ट हमारे साथ आज जुड़े थे। आपने अपने इनपुट्स दिए। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं करेंगे, बस यही बोलेंगे देश की उन्नति और प्रगति के लिए सभी जागरूक रहें। सभी ये जो महापर्व आता है, जब वोटिंग आती है, वोट देने ज़रूर जाएं। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और मैं फिर अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर के आऊँगी। थैंक यू।